नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल सिविल स्क्वाड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे कि सदिशों के योग की ग्राफी विधि। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सदिशों का वियोजन किस प्रकार से किया जाता है। सदिशों का वियोजन करने के लिए हम मानेंगे कि दो सदिश स्मॉल ए तथा स्मॉल बी जो शून्योत्तर सदिश हैं ये समतल में खींच लेंगे तथा इसी समतल में एक कैपिटल ए सदिश मानेंगे। और चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि दो सदिश शून्योत्तर सदिश स्मॉल ए और स्मॉल बी ये खींचा गया है और एक कैपिटल ए सदिश ये खींचा गया है। अब कैपिटल ए सदिश के पक्ष ओ से ए के समांतर एक रेखा खींचते हैं तथा कैपिटल ए सदिश के शीर्ष पी से बी के समांतर एक रेखा खींचते हैं जिसका परिमाण म्यू बी और सदिश शून्योत्तर सदिश ए का परिमाण लैम्डा ए है। तो हम वेक्टर ए को लैम्डा ए प्लस म्यू बी भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इसका वियोजन किया जा सकता है। अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे यह कि हम एकांक सदिश क्या होता है। एकांक सदिश हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यदि आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देख लें। तो एकांक सदिश किसे कहते हैं? एकांक सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण एक होता है। इसके बाद आते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश किसे कहते हैं। तो एक्स अक्ष के लिए हम लंब कोणीय एकांक सदिश आई कैप, वाई अक्ष के लिए लंब कोणीय एकांक सदिश जे कैप तथा जेड अक्ष के लिए लंब कोणीय एकांक सदिश के कैप का प्रयोग किया जाता है। और इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए, आई कैप का मान ज्ञात करने के लिए हम अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग, आई कैप के गुणांक का वर्ग होता है। ऐसे जे कैप के लिए जे के गुणांक का वर्ग, के कैप के लिए के कैप के गुणांक का वर्ग करके हम इसका परिमाण ज्ञात करते हैं। तो अगला टॉपिक इसमें आता है सदिशों का योग विश्लेषणात्मक विधि। सदिशों के योग की विश्लेषणात्मक विधि में हम जानेंगे कि इसका योग कैसे किया जाता है। तो इसमें दिया गया है कि यद्यपि सदिशों को जोड़ने की ग्राफी विधि हमें सदिशों तथा उनके परिमाण सदिश को स्पष्ट रूप से समझने में सहायक होती है, परंतु कभी कभी यह जटिल होती है और इसकी शुद्धता भी सीमित होती है। तो भिन्न भिन्न सदिश को उनके संगत घटकों को मिलाकर जोड़ना अधिक आसान होता है। तो इसमें मानते हैं कि मान लें दो सदिश ए तथा बी हैं जिनके घटक क्रमशः ए एक्स ए वाई तथा बी के घटक बी एक्स बी वाई हैं। तो ए के घटक क्या होगा, ए एक्स आई कैप तथा ए वाई जे कैप, और बी की घटक इसी प्रकार होगा बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप। तो मान लीजिए कि इनका परिणामी आर होता है। तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मान रखेंगे। ए का मान क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और बी का मान होगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो इन्हें क्रम विनिमय नियम से हम योग कर लेंगे। इनका क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि एक दूसरे का क्रम चेंज कर देना। तो हम ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप को एक जगह और ए वाई जे कैप बी वाई जे कैप को एक जगह कर लेंगे। तो आर इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप को कॉमन ले लेंगे, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप को कॉमन ले लेंगे। तो आर आ जाएगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। इसीलिए आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। अब हम 3 अंकों में ज्ञात ले लेंगे। 3 विमाओं में ज्ञात करने के लिए हमें क्या करेंगे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी के लिए बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो आर परिणामी होगा तो ए प्लस बी, तो इसका मान होगा इसी प्रकार आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जेड के कैप। तो ये टॉपिक हम समझ गए। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उदाहरण 4.1 देखते हैं। उदाहरण 4.1 देखने से पहले हम सदिशों के योग की गणितीय विधि जानेंगे कि सदिशों के योग की गणितीय विधि कैसे होती है। इसके बाद इसके लिए हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे कि कोई बिंदु ओ मान लिए और इस बिंदु से वेक्टर ए खींचेंगे और वेक्टर ए ये बिंदु पी मान लेंगे और ये वेक्टर बी खींच लिए, वेक्टर बी
ये हो गया वेक्टर ए। और यहाँ से ये बिंदु क्यों मानेंगे और यहाँ से एक सदिश खींचेंगे वेक्टर ए और इसको हम ऐसे मिला देंगे वेक्टर बी। तो ये पूरा कोण थीटा होगा और ये हम खींच दिए विकर्ण। ये पूरा कोण थीटा होगा और ये इतना सा कोण अल्फा होगा और ये बिंदु हम यस मान लिए। इसको हम ऐसे मिला देंगे ताकि सीधी रेखा 90 अंश का कोण बन जाए। इसको ऐसे मिला देंगे। ये बिंदु P है, ये बिंदु हम T मान लेंगे और यहाँ पर 90 अंश का कोण बन जाएगा। 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो आप चित्र को ध्यान से देख लीजिए। ये वेक्टर बी है और ये परिणामी आर है। आप चित्र को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हम समकोण त्रिभुज OTS में चर्चा करेंगे कि समकोण त्रिभुज OTS, समकोण त्रिभुज OTS में होगा OS स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर। तो OT इज इक्वल टू OP प्लस PT, OT इज इक्वल टू OP प्लस PT। तो OS स्क्वायर इज इक्वल टू OP प्लस PT का होल स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर। ये विधि NCERT में नहीं दिया गया है, लेकिन हम इस विधि पर चर्चा करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल इस पे आते हैं और ये बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो OS स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PT प्लस TS स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। ये हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण 1। उसके बाद हम चर्चा करेंगे समकोण त्रिभुज PTS में, समकोण त्रिभुज PTS में। समकोण त्रिभुज PTS में क्या होगा कि PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर। तो समीकरण 1 से OS स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PT प्लस PS स्क्वायर। अब समकोण त्रिभुज PTS में, समकोण त्रिभुज PTS में क्या होगा कि cos थीटा इज इक्वल टू PT अपान TS, PT इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, PT इज इक्वल टू PS cos थीटा। समीकरण 2 से OS स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PS cos थीटा। OS स्क्वायर क्या है? OS है R स्क्वायर इज इक्वल टू OP है A स्क्वायर, PS है B स्क्वायर प्लस 2OPA है, PSB है, cos थीटा हो जाएगा। R का मान क्या होगा? R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा हो जाएगा। तो हम थीटा का मान 90 अंश रख देंगे। cos थीटा cos 90 अंश का मान कितना होता है? cos 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। तो R हमें परिणामी प्राप्त होगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी प्रकार थीटा का मान हम 0 रखेंगे तो हमें तो cos थीटा का मान 1 होता है। जब थीटा का मान हम 0 रखेंगे तो cos 0 अंश का मान 1 होता है। तो R परिणामी का मान होगा R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कॉस 0 अंश का मान 1 होगा। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। और इसी प्रकार थीटा का मान यदि हम 180 अंश रख देंगे, थीटा का मान 180 अंश रख देंगे तो कॉस 180 अंश का मान -1 होता है, तो हमें आर परिणाम में प्राप्त होगा ए माइनस बी। ठीक, तो ये हो गया गणितीय विधि से सदिशों का योग करना। तो हम इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे ये उदाहरण के बारे में। 4.2 उदाहरण क्या कहता है? चित्र 4.010 में दिखाए गए दो सदिश ए तथा बी के बीच कोण, ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है। इसमें परिणामी सदिश का परिणाम तथा दिशा उनके परिणामों तथा पद थीटा के पद में निकालिए, परिणामों को थीटा के पद में निकालिए। तो ये देखिए चित्र दिया गया है। चित्र यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये चित्र है बिंदु ओ पी एस क्यू, ये ए है, ये वेक्टर बी है, और ये पूरा कोण थीटा है और आधा कोण अल्फा है, जो हम विधि आपको बता चुके हैं। और ये कोण बीटा माने हैं, ये कोण थीटा माने हैं। तो इसमें क्या होगा कि आर परिणामी होगा ए प्लस बी, दोनों सदिशों का परिणामी होगा ए प्लस बी। तो चित्र में यशयन ओपी के लंबवत है, यशयन ओपी के लंबवत है तथा पीएम ओएस के लंबवत है, पीएम ओएस के लंबवत है। तो इसलिए ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। तो ओ एन इज इक्वल टू क्या है? ओ एन क्या है? ओ पी प्लस पी एन, ओ एन है ओ पी प्लस पी एन। तो ओ एन ए है, ओ एन ए पी ओ पी प्लस पी एन, ओ पी जो है ए है और पी एन हमें नहीं ज्ञात है। तो पी एन हम ज्ञात कैसे करेंगे? पी एन हमें ज्ञात करने के लिए कॉस थीटा के रूप में हम ज्ञात करेंगे। ये देखिए, ये त्रिभुज हम अलग बना लिए, ये थीटा है, ये है पी, ये है एन, ये है यस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा आधार बटे लंब, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब। आधार क्या होगा? पी एन अपान लंब क्या होगा? लंब क्या होगा? एस एन, लंब एस एन, एस एन का मान बी दिया गया है, एस एन जो है बी है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या कहते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एन अपान एस एन, पी एन अपान एस एन। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एस एन। तो हमें क्या प्राप्त होगा कि ओ एन का मान बी कॉस थीटा हमें प्राप्त हो गया, बी कॉस थीटा, ये पी एन का मान बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा हमें प्राप्त हो गया। अब एस एन बराबर बी साइन थीटा है, एस एन बराबर बी साइन थीटा। देखिए हम फिर से ये चित्र बनाते हैं, आप समझिएगा। ये चित्र बनाएंगे, ये कोण थीटा है, ये बिंदु P है, ये बिंदु N है, ये बिंदु S है। इसमें हम cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इसमें Pn है, आधार इसमें Pn है, और इसमें कर्ण क्या है? Ps है, कर्ण क्या है? Ps है, जो B मान है Ps। तो B cos थीटा इज इक्वल टू Pn। ठीक, ये B है, ये वेक्टर B है, तो B cos थीटा इज इक्वल टू Pn। अब साइन थीटा का मान ज्ञात करते हैं, इसी चित्र में साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है?
उसका लंब बटे कर्ण होता है, इसका आधार बटे लंब बटे कर्ण, उसका आधार बटे कर्ण था, इसका लंब बटे कर्ण होगा। तो लंब इसमें क्या है, SN अपान PS। ठीक, तो PS का मान हमें B साइन थीटा इज इक्वल टू SN का मान प्राप्त होगा B साइन थीटा। तो PN का मान हमें ज्ञात हुआ कि B कॉस थीटा और SN का मान हमें ज्ञात हुआ कि B साइन थीटा। PN का मान हमें B कॉस थीटा और SN का मान B साइन थीटा प्राप्त हुआ। तो OS स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B साइन थीटा, A प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो आगे यहाँ R परिणामी हमें ज्ञात हो गया, R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक, ये हमें परिणामी प्राप्त हो गया। अब देखिए इसमें SN इज इक्वल टू OS साइन अल्फा, SN इज इक्वल टू OS साइन अल्फा और इज इक्वल टू R साइन अल्फा। ठीक, और त्रिभुज PSN में SN इज इक्वल टू PS साइन थीटा आप उसी माध्यम से निकाल लेंगे, इज इक्वल टू B साइन थीटा। तो R साइन अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा। तो इसमें हम भाग दे देंगे, भाग क्या, दोनों पक्षों को इधर उधर कर लिया गया है कि R अपान साइन थीटा इज इक्वल टू B अपान कॉस थीटा, R अपान साइन थीटा इज इक्वल टू B अपान साइन अल्फा। तो PM इज इक्वल टू A साइन अल्फा इज इक्वल टू B साइन बीटा, A अपान साइन बीटा इज इक्वल टू B अपान साइन अल्फा। इस विधि से हम परिणामी ज्ञात कर लिए। परिणामी अल्फा के रूप में tan अल्फा इज इक्वल टू SN अपान OP प्लस PN और B साइन थीटा अपान B कॉस थीटा। ये इस प्रकार परिणामी R प्राप्त हो गया। ये उदाहरण भी जान लिए हम। अब आगे हम आते हैं किसी समतल में गति। किसी समतल में गति ज्ञात करने, किसी समतल में गति, इसके पहले भी 2-3 टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हम 2 टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। जैसे एक उदाहरण जानेंगे कि वेक्टर A दिया गया है, ये वेक्टर A दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो हमें R का मान ज्ञात करना है, A का मान ज्ञात करना है। A इज इक्वल टू होगा क्या, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो A का मान क्या होगा, अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 4 20 9 29। तो A का मान कितना होगा, अंडर रूट 29। तो ऐसे हम वेक्टर A का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद आएगा क्या कि 2 सदिशों का लंबकोणीय एकांक सदिश। अब देखिए लंबकोणीय एकांक सदिश के अदिश गुणन जानेंगे हम। लंबकोणीय एकांक सदिश के अदिश गुणन, ये देखिए लंबकोणीय एकांक सदिश के अदिश गुणन, ये i कैप, यहाँ j कैप, यहाँ k कैप। आप इतना याद रखिए कि i कैप इंटू j कैप, i कैप इंटू j कैप इज इक्वल टू 0, i कैप इंटू j कैप इज इक्वल टू 0, i कैप इंटू k कैप इज इक्वल टू 0, j कैप इंटू k कैप इज इक्वल टू 0 और i कैप इंटू i कैप इज इक्वल टू 1, k कैप इंटू k कैप इज इक्वल टू 1, j कैप इंटू j कैप इज इक्वल टू 1। तो i कैप इंटू j कैप इज इक्वल टू 0, i कैप इंटू j कैप इज इक्वल टू 0, i कैप इंटू k कैप इज इक्वल टू 0, j कैप इंटू k कैप इज इक्वल टू 0, j कैप इंटू i कैप इज इक्वल टू 0 और i कैप इंटू i कैप, दोनों सदिशों का आपस में गुणन करने पर एक लंबकोणीय समान लंबकोणीय एकांक सदिश का आपस में गुणन करने पर 1 प्राप्त होगा और विपरीत लंबकोणीय एकांक सदिश का गुणा करने पर 0 प्राप्त होगा। तो उसके बाद अगला टॉपिक आता है कि सदिशों के अदिश गुणन के गुण। तो सदिशों के अदिश गुणन के 3 गुण होते हैं। पहला कि 2 सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन
करता है। दूसरा, सदिशों का अदिश गुणन सहचर नियम का भी पालन करता है। जैसे कि तीन सदिश ए बी सी, तीन सदिश ए बी सी, तीन सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हैं। तो सहचर नियम का पालन कैसे करेगा? तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी, या वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या सी को बाहर निकाल के ए बी को अंदर रख सकते हैं। और तीसरा नियम यह है कि सदिशों का अदिश गुणन वितरण नियम का भी पालन करता है। तो वितरण नियम का पालन कैसे करेगा? तीन सदिश ए बी सी हैं, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो इसको हम वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी ऐसे लिख सकते हैं। अगला टॉपिक आता है इसमें कि सदिशों के सदिश गुणन के नियम। वो सदिशों का अदिश गुणन का नियम था और ये सदिशों का सदिश गुणन का नियम है। तो सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी दिया गया है, तो यदि जैसे देखिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। यदि दो वेक्टर ए और बी दिए गए हैं तो उन्हें यदि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी लिख दिया गया है, तो आप उन्हें वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए नहीं लिख सकते। इसको वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए नहीं लिख सकते आप। दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी को आप वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए नहीं लिख सकते। हाँ, इसको वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए लिख सकते हैं। माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर, माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए लिख सकते हैं। और दूसरा नियम है कि सदिशों का सदिश गुणन वितरण नियम का भी पालन नहीं करता। वितरण नियम का पालन नहीं करता। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस सी, तो इसको हम दो सदिशों का सदिश गुणन वितरण नियम का पालन कर सकता है। दो सदिशों का सदिश गुणन वितरण नियम का पालन करेगा। तो वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को हम वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी लिख सकते हैं। और तीसरा नियम है सदिशों का सदिश गुणन सहचर नियम का पालन करता है। सहचर नियम का पालन करता है। अब अगला टॉपिक आता है इसमें सदिशों किसी समतल में गति। तो किसी समतल में गति क्या है? किसी कण के एक विमीय गति में, किसी कण के एक विमीय गति में वेग व त्वरण सदैव एक सरल रेखा में, यह तो कण की गति की दिशा में, यह तो उसकी गति के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। परंतु द्विविमीय तथा त्रिविमीय गति में वेग एवं त्वरण सदिशों का एक दूसरे के सापेक्ष झुकाव थीटा से 180 अंश के बीच किसी भी दिशा में हो सकता है। किसी भी दिशा में हो सकता है। तो किसी समतल में गति क्या है कि किसी कण के एक विमीय गति में वेग तथा त्वरण सदैव एक सरल रेखा में, यह तो कण की दिशा में, यह तो उसकी गति की दिशा के विपरीत कार्य करते हैं। परंतु द्विविमीय तथा त्रिविमीय गति में वेग तथा त्वरण सदिशों का एक दूसरे के सापेक्ष झुकाव थीटा 0 अंश से 180 अंश के बीच किसी भी दिशा में हो सकता है। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। किसी समतल में गति को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला नियत वेग करके और दूसरा, पहला तो नियत वेग करके, नियत वेग से एक समतल में गति, और दूसरा जो है किसी समतल में एक समान त्वरण में गति करके। तो आइए पहले टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि नियत वेग से एक समतल में गति कैसे प्राप्त करेंगे। तो माना कोई कण एक्स वाई समतल, ये हो गया एक्स वाई समतल। माना कोई कण एक्स वाई समतल में नियत वेग v से गतिशील है, नियत वेग v से गतिशील है। समय t बराबर 0 पर कण की स्थिति r0, समय t बराबर 0 पर कण की स्थिति r0, और समय t पर कण की स्थिति r है।
समय t पर कण की स्थिति r है। तो ये हो गया v कैप, ये मान लेते बिंदु a है। तो ओ ए, ये o है, ओ ए की स्थिति सदिश वेक्टर ओ ए की स्थिति सदिश वेक्टर ओ ए की स्थिति सदिश r वेक्टर r माइनस r नॉट, वेक्टर r माइनस r नॉट होगी। ठीक, तो इसका फार्मूला कैसे प्राप्त होगा? तो विस्थापन इसमें क्या प्राप्त हुआ, वेक्टर r माइनस r नॉट, और समय अंतराल t बराबर 0 है, समय अंतराल t बराबर 0 है। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल r माइनस r नॉट अपान t नॉट माइनस 0। तो r माइनस r नॉट इज इक्वल टू वी टी, ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब नियत त्वरण से समतल में गति या एक समान त्वरण से गति, इसका फार्मूला कैसे प्राप्त करेंगे? कि माना एक बिंदु एक्स वाई समतल में नियत त्वरण ए से गतिशील है, नियत त्वरण ए से गतिशील है। यदि समय t बराबर 0 पर कण का वेग v तथा t पर कण का वेग v है। माना एक बिंदु एक्स वाई समतल पर नियत त्वरण ए से गतिशील है। यदि समय t बराबर 0 पर कण का वेग u और t पर कण का वेग v हो, तो वेग v को दो घटकों में विभाजित करने पर x अक्ष के अनुदिश वेग vx, x अक्ष के अनुदिश वेग vx हमें vx प्लस axt प्राप्त होगा, vx प्लस axt प्राप्त होगा। और y अक्ष के अनुदिश प्राप्त होगा vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, ui प्लस vy इज इक्वल टू uyt। तो कण का त्वरण ए इज इक्वल टू वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो v माइनस यू अपान समय अंतराल t माइनस 0। तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये एक समतल में गति कण का त्वरण ज्ञात होगा। और औसत वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय अंतराल, औसत वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय अंतराल। तो औसत वेग v प्लस यू अपान 2 इज इक्वल टू r माइनस r नॉट अपान t माइनस 0। तो वी टी प्लस यू टी इज इक्वल टू 2r माइनस 2r नॉट, r माइनस r नॉट इज इक्वल टू v प्लस u अपान 2 इंटू टी, ये प्राप्त हुआ। तो लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद हमें प्राप्त होगा r इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस r नॉट, ये हमें समीकरण प्राप्त होगा। ये हो गया एक समान त्वरण से गति। अगला टॉपिक इस पे आता है दो विमाओं में आपेक्षिक वेग, दो विमाओं में आपेक्षिक वेग ज्ञात करना। तो दो विमाओं में आपेक्षिक वेग ज्ञात करने के लिए हम माना दो वस्तुएं ए व बी किसी स्थित मूल बिंदु ओ के सापेक्ष गतिशील हैं। किसी क्षण टी पर इसकी मूल बिंदु से ओ के सापेक्ष स्थितियां क्रमशः ओ ए और ओ बी हैं, ओ ए तथा ओ बी हैं। आप इसी में देख लीजिएगा कि माना दो वस्तुएं ए तथा बी किसी स्थित मूल बिंदु ओ के सापेक्ष गतिशील हैं। किसी क्षण टी पर इनकी मूल बिंदु से दूरी, इनकी मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थितियां ओ ए तथा ओ बी हैं। ये क्या हो गया ओ बी, ये हो जाएगा ओ ए, ठीक है। तो त्रिभुज ओ ए बी से, इसमें एक त्रिभुज बनेगा ओ ए बी से, ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में क्या होगा ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, तो एस बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस
ओ बी माइनस वेक्टर ए एस ओ। तो दो विमाओं में आपेक्षिक वेग मान लेते हैं, माना कि दो वस्तुएं ए तथा बी वेग वी ए तथा वेग बी बी हैं। दो वस्तुओं के वेग वी ए तथा वी बी हैं। तो वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, और वस्तु बी का ए के सापेक्ष वेग वी ए माइनस वी बी। ठीक, वी ए माइनस वी बी। तो हमें ऐसा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। आगे हम चर्चा करेंगे प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।